बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू बायोलॉजी फोरम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखें, आबाद रखें और कामयाबी व कमरानी अता करें। आज का लेक्चर है मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग या वेंटिलेशन। इसमें हम पढ़ेंगे कि ब्रीदिंग क्या होती है, इंस्पायरेशन क्या होती है, एक्सपायरेशन का प्रोसेस क्या होता है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स किसको कहते हैं और जो ब्रीदिंग का ये पूरा मैकेनिज़्म है इसको कंट्रोल किस तरह किया जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले है कि ब्रीदिंग क्या होती है। ब्रीदिंग उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन की इनहेलिंग की जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सहेलिंग की जाती है। नॉर्मली ये एयर होती है जिसको हम इनहेल करते हैं और फिर उसी एयर को वापस हम एक्सहेल करते होते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इस जो ब्रीदिंग का प्रोसेस होता है इसको वेंटिलेशन भी कहा जाता है, पल्मोनरी वेंटिलेशन। ये जो पूरा प्रोसेस होता है ब्रीदिंग का, ये हो कहाँ पे रहा होता है। नॉर्मली तो जब ब्रीदिंग बात होती है तो हम यही कहते हैं कि ये इसमें सारे जो लंग्स होते हैं हमारे इस पूरे प्रोसेस में वो इन्वॉल्व होते हैं। सही, जो भी ये इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन होता है और एक्सहेलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो लंग्स कर रहे होते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये जो एयर को इनहेल और एक्सहेल करना होता है ये लंग्स नहीं कर रहे होते। अलबत्ता जो डायफ्रागम होता है, एब्डोमिनल मसल्स होते हैं और इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं वो इस पूरे प्रोसेस को कैरी आउट कर रहे होते हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ कि ये डायफ्राम, एब्डोमिनल मसल्स और इंटरकोस्टल मसल्स होते क्या हैं। सबसे पहले इंटरकोस्टल मसल्स का मैं बताती हूँ। इंटरकोस्टल मसल्स जो से होते हैं ना, इसमें मसल्स के डिफरेंट ग्रुप्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। ये रिब्स में होते हैं और इसकी वजह से जो हमारी चेस्ट वॉल होती है ना वो बनती भी है और जो उसकी मूवमेंट भी होती है वो भी इन्हीं मसल्स की वजह से होती है। ये जो ब्रीदिंग में इन्वॉल्व होते हैं ये वाले मसल्स, इनका बहुत ज़्यादा रोल होता है ब्रीदिंग में। ये जो हमारी चेस्ट कैविटी होती है ना, ब्रीदिंग में हो क्या रहा होता है, जो हमारी चेस्ट कैविटी होती है ना वो एक्सपेंड कर रही होती है और श्रिंक कर रही होती है। तो ये जो मसल्स होते हैं ये हेल्प करते हैं चेस्ट कैविटी को कि वो श्रिंक करे और एक्सपेंड करे ताकि जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है वो हो सके। डायाफ्राम क्या होता है? डायाफ्राम एक ऐसा मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, यानी कि ये मसल्स का बना हुआ होता है और ये सेपरेट करता है जो थोरेसिक कैविटी होती है उसको एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट कर रहा होता है। थोरेसिक कैविटी चेस्ट कैविटी को कहा जाता है और ये बॉडी में सब जो हॉलो स्पेस की अगर क्लासिफिकेशन की जाए ना तो ये जो सेकंड नंबर पे आती है हॉलो स्पेस कौन सी होती है, ठीक, यानी कि लार्जेस्ट हॉलो स्पेस इन द बॉडी। इसमें रिब्स होती हैं, वर्टिब्रल कॉलम आ जाता है, स्टेर्नम आ जाता है, ब्रेस्ट बोन आ जाता है और इसको सेपरेट किया जाता है एब्डोमिनल कैविटी से। और जो एब्डोमिनल कैविटी होती है ये लार्जेस्ट हॉलो स्पेस है ह्यूमन बॉडी की। अब ये जो थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी की जो सेपरेशन होती है इसको डायाफ्राम जो होता है वो सेपरेट कर रहा होता है, वो मसल से सेपरेट कर रहा होता है या मेम्ब्रेनस पार्टीशन होती है जिसकी वजह से वो सेपरेट करता है, ठीक। ये जो तीनों हैं ये पूरे ब्रीदिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। इनकी कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होती है, यानी कि ये श्रिंक करेंगे और एक्सपेंड करेंगे जिसकी वजह से जो सांस यानी कि हम लेते हैं ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। जो इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं ना, इसके हर जो रिब्स का पेयर होते हैं उसमें दो सेट्स प्रेजेंट होते हैं इंटरकोस्टल मसल्स के। एक होता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल और दूसरा होता है इंटरनल इंटरकोस्टल। और इसमें मसल फाइबर्स होते हैं वो मौजूद होते हैं लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट होते हैं। ब्रीदिंग की पहली जो स्टेज है उसको इंस्पायरेशन कहा जाता है। इंस्पायरेशन जैसे कि इसके शुरू में इन आ रहा है ना, तो इसमें होगा ये कि एयर को जब हम अंदर ले जाते हैं यानी कि इनहेल करते हैं वो हो गया और इसको ब्रीदिंग का एक्टिव फेज कहा जाता है। और इंस्पायरेशन में होता क्या है कि जो हमारा डायाफ्राम होगा वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। डायाफ्राम की जो शेप होती है बेसिकली वो डोम शेप होती है, लेकिन जब उसकी कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है तो वो फ्लैट हो जाएगा, सही, उसकी जो डोम शेप होगी वो कम हो जाएगी। और उसके बाद जो होता है कि जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होंगे वो भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं वो रिलैक्स करते हैं। तो इसकी वजह से होता क्या है कि जो हमारा रिब केज होता है ना वो ऊपर की तरफ भी मूव करता है और आगे की तरफ भी मूव करता है, यानी कि अपवर्ड एंड फॉरवर्ड। अब ये जो तीन इवेंट्स होते हैं ना मेन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्रागम, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल और रिलैक्सेशन ऑफ इंटरनल इंटरकोस्टल,
इसकी वजह से क्या होता है कि जो थोरेसिक कैविटी यानी कि जो चेस्ट कैविटी होती है उसमें बहुत ज़्यादा स्पेस बन जाती है। वो जो स्पेस होती है पहले से मौजूद वो इंक्रीज़ कर जाती है। उसकी वजह से जो थोरैक्स होता है उसमें प्रेशर बनता है और लंग्स में भी प्रेशर बनता है। फिर जो ये प्रेशर बन जाता है तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है और जो अंदर प्रेशर होता है वो कम होता है। तो उसकी वजह से जो एयर होती है वो बाहर से अंदर की तरफ जाती है, यानी कि लंग्स में वो जाएगी। और वैसे भी हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो चीज़ें होती हैं वो मूव करती हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टूवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन, सही ना। तो यहाँ पे भी जब बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है अंदर कम है तो एयर बाहर से अंदर की तरफ मूव करती है और इस ये पूरा प्रोसेस होता है, इसको इनहेलिंग या इंस्पायरेशन कहा जाता है। जैसा कि इस फिगर में शो किया हुआ है ये इंस्पायरेशन की है। अब इसमें देखें जो रिब केज है ना, उसने क्या किया है कि उसने आउटवर्ड की तरफ मूव किया है, सही। अब भी उसने मूव किया है, अपवर्ड भी और आउटवर्ड भी। और जो हमारा डायफ्राम है उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है और नीचे की तरफ मूव किया है। अब इसमें होता फिर इसकी वजह से क्या है कि जो लंग्स का प्रेशर है वो क्या हो गया, कम हो गया। जब अंदर लंग्स में प्रेशर कम हो गया तो जो एयर है वो फ़ौरन से अंदर आएगी लंग्स में। दूसरा जो फेज़ है वो है एक्सपायरेशन। अब एक्सपायरेशन में जो इंस्पायरेशन में होता है ना सारा कुछ, उसमें ये टोटली अपोजिट हो जाएगा। इसमें जो एयर है वो लंग से बाहर मूव करेगी और इसको पैसिव फेज़ कहा जाता है ब्रीदिंग का। पिछले में था कि वो कॉन्ट्रैक्ट करता है डायाफ्राम, इसमें है कि जो डायाफ्राम है वो रिलैक्स करता है और इसकी जो डोम शेप होती है वो और ज़्यादा डोम बन जाती है। पिछले में था कि वो फ्लैटन हो जाता है ना। और इसमें फिर होता ये है कि जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं वो रिलैक्स करते हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं वो इसमें रिलैक्स करते हैं और जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और जो फिर रिब केज होगा इसकी वजह से वो डाउनवर्ड मूव करता है और बैकवर्ड मूव करता है। इंस्पायरेशन में तो हमने पढ़ा था जो रिब केज होता है वो फॉरवर्ड मूव करता है और अपवर्ड मूव करता है, और यहाँ पे क्या उसका अपोजिट हो जाएगा, डाउनवर्ड मूव करता है और बैकवर्ड मूव करता है। इसकी वजह से क्या होता है फिर कि जो थोरेसिक कैविटी की इनर स्पेस होती है ना वो कम हो जाती है और जो प्रेशर होगा थोरैक्स में और लंग्स में वो ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो उसकी वजह से जो लंग्स में एयर होती है वो बाहर की तरफ एक्सपल हो जाती है, यानी कि एक्सेल हो जाएगी। ये था एक्सपायरेशन का प्रोसेस। एक्सपायरेशन में देखें जो रिब केज है उसने डाउन मूव किया है और इनवर्ड मूव किया है और जो डायाफ्राम है उसने रिलैक्स किया है। उसकी वजह से जो लंग्स में प्रेशर था वो इंक्रीज़ हो जाता है, तो जो फिर एयर होगी वो भी बाहर की तरफ मूव करेगी। ये जो दोनों हैं हमारे पास इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, ये एग्जैक्टली एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर आप एक याद कर लेंगी तो आपको दूसरा याद करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। Now let's come towards respiratory volumes। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स में यही होता है कि कितनी जो एयर है वो लंग्स में जा रही है, कितनी फिर एक्सेल हो रही है, सही। अब जो ये ब्रीदिंग का प्रोसेस होता है पूरा ये एक साइक्लिकल मैनर में हो रहा है और ये किस वजह से होता है, जो चेस्ट वॉल और लंग्स की मूवमेंट होती है ना, जैसा कि हमने देखा कि जब एक जो ऑर्गन या कोई मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो दूसरा उस टाइम पे रिलैक्स कर रहा होगा, सही। अब इसकी वजह से प्रेशर में भी चेंजेस आते हैं। जो लंग का वॉल्यूम होता है, क्योंकि जितनी एयर जा रही है ना वो डिपेंड करेगी कि लंग का वॉल्यूम क्या होगा, तो उसमें भी फिर जो लंग्स का वॉल्यूम होगा उसमें भी चेंजेस आएंगे, सही। अब लंग्स की कैपेबिलिटी होती है ना, उनकी एबिलिटी होती है कि वो इतनी एयर को ऑक्यूपाई कर सकते हैं, वो इतनी एयर को अपने अंदर रख सकते हैं, सही। अब ये जो जितने वॉल्यूम्स होते हैं ना ये वेरी करते होते हैं। अब ये होता किस वजह से है, क्योंकि डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो इसको अफेक्ट कर रहे होते हैं, जैसे जेंडर हो गया, एज हो गया। कुछ केसेस में जब डिजीज़ होती हैं तो वो भी इसको अफेक्ट करती होती हैं, और जो रेस्पिरेशन की डेप्थ होती है उसके ऊपर भी ये डिपेंड कर रहा होता है। अब जैसे जेंडर है तो उसमें ये होता है कि मेल्स और फीमेल्स का अलग होता है कि उसमें कितनी एयर इनहेल होगी और कितनी एक्सेल होगी। और कुछ रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती हैं
वो हमारा जो ये कैपेबिलिटी होती है रेस्पिरेशन की या ब्रीदिंग की, उसके ऊपर वो इफ़ेक्ट करते हैं। कुछ लोगों को ऐसे होता है कि जो सांस होता है वो आता ही नहीं है, बहुत मुश्किल से आता है, तो वो सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो उसको अफेक्ट करते हैं। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम या इसको पल्मोनरी वॉल्यूम भी कहा जाता है, ये एयर की वो अमाउंट है जो इनहेल की जाती है या एक्सहेल की जाती है, और लंग्स में जितनी एयर स्टोर की जाती है, इस पूरे को हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम या पल्मोनरी वॉल्यूम कहा जाता है। इसमें टाइडल वॉल्यूम की एक टर्म यूज़ की जाती है। ये उस एयर की अमाउंट को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ की जाती है जब हम रेस्ट पोजीशन में हों और हम जितनी एयर इनहेल करते हैं ना, उस अमाउंट को कहा जाता है टाइडल वॉल्यूम। सही, टाइडल वॉल्यूम जो एवरेज होता है ना ह्यूमंस में, वो 500 मिलीलीटर होता है, और इतनी जो एयर की अमाउंट होती है वो एक्सहेल जब करता है इंसान रेस्ट पोजीशन में, तो इतनी ही जो एयर होती है वो लंग्स को लीव करती है। सही, और जब ये तो हो गया रेस्ट पोजीशन में। जब होता है कि जब हम डीप ब्रीदिंग कर रहे होते हैं, तो उसमें जो एयर होती है, जो हम एक्स्ट्रा एयर इनहेल कर रहे होते हैं ना, वो अप टू 3000 मिलीलीटर हम इनहेल और एक्सहेल कर सकते हैं। ये जो पूरा ब्रीदिंग का प्रोसेस है, ये कंट्रोल कैसे होता है, इसको कौन कंट्रोल कर रहा होता है? सही, क्योंकि ये इनवॉलेंट्री होता है, जिसको हम खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते होते। अब होता ये है कि और हमें पता भी नहीं होता कि ये ब्रीदिंग का जो पूरा प्रोसेस है ये हो रहा होता है, लेकिन इसको पीछे पूरा एक सिस्टम कंट्रोल करने वाला होता है। ब्रेन को नॉर्मली कहा जाता है ह्यूमन में कि ये कंट्रोल सेंटर है, कि जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसको ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है। इस तरह जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है, इसको भी ब्रेन कंट्रोल करता है। इसका जो पूरा एक ब्रीदिंग सेंटर है वो प्रेजेंट होता है मेड्यूला में, और ये जो भी ब्रीदिंग के इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन होता है वो कर रहा होता है। अब जो ये मेड्यूला में जो ब्रीदिंग सेंटर है, इसको जो लोअर पोर्शन होता है ना, वो इंस्पायरेशन का जो रेट होता है उसको इंक्रीज़ भी कर रहा होता है, तो इस वजह से उसको लोअर पोर्शन को कहा जाता है इंस्पायरेटरी सेंटर। और जो इसी ब्रीदिंग सेंटर का टॉप और साइड वाला पोर्शन होता है, वो इंस्पायरेशन को इनहिबिट कर रहा होता है और एक्सपायरेशन को स्टिमुलेट करता है, तो इस वजह से इस रीजन को कहा जाता है एक्सपायरेटरी सेंटर। यानी कि जो है लोकेशन है वो एक ही है, लेकिन लोकेशन में दो सेंटर्स हैं। एक जो है वो एक जो ब्रीदिंग का स्टेप होता है उसको प्रमोट करता है या स्टिमुलेट करता है, और जो दूसरा पोर्शन है वो जो एक्सपायरेशन है उसको प्रमोट और स्टिमुलेट कर रहा होता है। जो हमारे ब्रेन में सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है ना, उससे ये पॉसिबल होता है कि हम अपना जो ये रेस्पिरेटरी मूवमेंट होता है उसको रेट को इंक्रीज़ करें या डिक्रीज़ करें। सही, अब होता है ना कि जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो अपना जो सांस होता है वो कुछ देर के लिए रोक भी सकते होते हैं। सही, ये हर एक पे डिपेंड करता है वो कि कितनी देर रोक सकते हैं, यूजुअली कुछ सेकंड्स ही ऐसे होता है। सही, और तब तक हम अपना जो ब्रीदिंग या सांस होता है उसको रोक सकते हैं जब हमारा जो ऑक्सीजन का जो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है ना, उसका जो पार्शियल प्रेशर होता है वो बिल्कुल कम हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है। और जब ये पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारी कॉन्शियसनेस होगी ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, और जब कॉन्शियसनेस ख़त्म हो जाती है तो जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो खुद से अपना फंक्शन रिज्यूम करता है, और जो रेस्पिरेशन होता है उसको कंट्रोल कर लेता है। मेन इसमें यही था कि जो ब्रेन में मेड्यूला होता है वहाँ पे रेस्पिरेटरी सेंटर प्रेजेंट होता है जो ब्रीदिंग का प्रोसेस कंट्रोल कर रहा होता है। उसमें दो सेंटर्स होते हैं, एक इंस्पायरेशन को स्टिमुलेट करता है, उसको इंस्पायरेटरी सेंटर कहा जाता है, और दूसरा एक्सपायरेशन को स्टिमुलेट करता है, तो उसको एक्सपायरेटरी सेंटर कहा जाता है। ये था आज का लेक्चर। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। खुश रहें और अपने आसपास वालों का भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।